टोटो सुमित कुमार, टोटोमेरिज्म का क्वेश्चन कैसे बनाए? टोटोमेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म चैप्टर। ठीक है, जब पढ़ लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा, जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं आपको। ये MP3 नाम से कौन ज्वाइन किए हुए हैं? आप अपना नाम बदलिए। MP3 नाम से कौन ज्वाइन किए हुए हैं? अपना नाम बदलिए। यहाँ MP3 सिनेमा चल रहा है। MP3 नाम से कौन है? हटाइए, नाम बदलिए, हम आपको हटा देंगे तुरंत। आइसोमेरिज्म का पार्ट है बाबू, वो आपको आ जाए। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट संडे को भी मैं आपका कुछ छोटा सा टेस्ट लूं, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री में। बताइए कौन सा चैप्टर का लूं? चैप्टर का नाम बताइए। सॉलिड स्टेट का भी पढ़ा रहे हैं, टेस्ट खास GOC। गैसियस प्लस GOC उतना अच्छा नहीं रहेगा, कोई एक चैप्टर बताइए। GOC डन। ज्यादातर लोग GOC बोल रहे हैं, GOC मैं ले लेता हूं। चलिए आप लोग तैयार रहिएगा। थोड़ा सा पहली बार था, मुझे दिक्कत हुआ, आप लोग को भी दिक्कत हुआ होगा। आगे से आपको ऐसा उम्मीद नहीं करता हूं कि होगा। GOC में पूरा रहेगा, पूरा रिवाइज करके रखिएगा, पूरा रहेगा। ठीक है, चलिए डन, आगे बढ़ा जाए। आज से हम लोग डिस्कशन पार्ट में थोड़ा सा लेंगे डेली, क्योंकि GOC डिस्कस करना होगा तब ना टेस्ट में फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। NCERT किताब अपने पास सब लोग रख लीजिए। NCERT बुक को सब लोग अपने पास रख लीजिए। NCERT बुक को सब लोग अपने पास रख लीजिए। उसमें पेज नंबर 7 निकाल लीजिएगा। सबसे पहले सीखते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है।
स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? ये दोनों एक ही चीज होता है। ये दोनों क्या होते हैं? एक ही चीज को दोनों कहा जाता है। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस दोनों एक ही चीज को कहा जाता है। ये क्या होता है? इट इज दी regular three-dimensional arrangement of points in space in a particular fashion. In a particular fashion. It is the regular three-dimensional arrangement of points in space in a particular fashion. समझ लीजिए कि ये आपका स्पेस है, ये आपका स्पेस है। इसमें आपको मान लो 1000 पॉइंट्स इस स्पेस में इमेजिन कर रहे हैं। उन 1000 पॉइंट्स को आप इमेजिन करिए, लेकिन वो पॉइंट्स किसी पैटर्न को, किसी फैशन को फॉलो करने चाहिए। ये पॉइंट्स क्या होने चाहिए? किसी पैटर्न को, किसी फैशन को फॉलो करना चाहिए। तो ये जो अरेंजमेंट बनता है, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स फॉलोइंग अ पर्टिकुलर फैशन और पैटर्न, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस कहते हैं और क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। स्पेस लैटिस कहा जाता है और क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नोट किया जाए। इसको डायग्राम में आप देख सकते हैं। डायग्राम निकालिए। डायग्राम नंबर फिगर नंबर 1.5 एनसीईआरटी में देखिए। फिगर नंबर 1.5 एनसीईआरटी में देखिए। लैटिस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ समथिंग। अरेंजमेंट ऑफ समथिंग, लैटिस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ समथिंग। in a particular fashion। इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं, फिगर 1.5 है, उस डायग्राम में आपको ये देखना है। फिगर 1.5 के डायग्राम में आपको ये देखना है कि ये जो ग्रीन वाला जो आपको बना हुआ है, ग्रीन वाला है ना, पॉइंट्स जो बहुत सारे दिए गए, इसी को लैटिस, स्पेस लैटिस कहते हैं या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पेस लैटिस कहते हैं या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जितना भी पार्टिकल्स है, जितना भी पार्टिकल्स है, पॉइंट्स है, वो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए अरेंज है। जितना भी पार्टिकल्स है वो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए अरेंज है। इन्हीं पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग कलेक्टिवली क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस कहते हैं। ठीक है, इसी डायग्राम में आप देखिए बहुत सारे क्यूब बने हुए एक दूसरे से सटे हुए, है ना। उसमें से एक क्यूब को गौर से देखिए, वो रेड करके दिखाया गया है। एक क्यूब को आप गौर करके देखिए कि ये क्यूब आपको रेड करके दिखाया गया है ना। ये जो रेड वाला एक क्यूब दिखाया गया है, ये जो स्पेस लैटिस है, उनका सारा प्रॉपर्टी इस स्मॉलेस्ट यूनिट में भी शामिल है। इस स्पेस लैटिस का सारा प्रॉपर्टी इस स्मॉलेस्ट यूनिट में भी शामिल है और इस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। क्या इसको कहते हैं हम लोग? यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? यूनिट सेल कहते हैं। चलिए यूनिट सेल का डेफिनेशन लिखिए।
It is the smallest collection of lattice points it is the smallest collection of lattice points. It is the smallest collection of lattice points whose repetition produces the space of crystal lattice is called a unit cell. आप उस डायग्राम में भी देख सकते हैं किसी भी क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए जहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स अरेंज्ड है, हम हर समय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रेफर नहीं करने जाएंगे। हम लोग उसमें से एक स्मॉलेस्ट यूनिट, वो स्मॉलेस्ट यूनिट डिफाइन करते हैं जिसको डिफाइन करने से पूरे क्रिस्टल के प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जा सकता है एज फार एज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कंसर्न्ड। पूरी तरीके से जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। किसी का दिक्कत, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, खास करके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होते हैं जो जो पूरा स्पेस लैटिस को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। और इस यूनिट सेल का रिपीटेशन, इस यूनिट सेल का रिपीटेशन को जब मैंने इस ऐसे यूनिट सेल को जब रिपीट किया जाता है थ्री डायमेंशनली इनफाइनाइट टाइम्स, तो हमें स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। आसिफ इस तरीके से आप देखिए, जो ग्रीन वाला फिगर 1.5 जो ग्रीन वाला डायग्राम आपके हाथ में, उसमें आप गौर करके देखिए कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें वो सारे प्रॉपर्टीज कॉमन है जो कि बड़े स्पेस लैटिस में भी शामिल है ना। ये जो यूनिट सेल है, इसको उठाकर और फिगर नंबर 1.6 में ले आइए। उसी पेज में एक फिगर 1.6 दी आगे है, ये देखिए एक और, इसमें आप आ जाइए। इसमें आप देख सकते हैं यूनिट सेल मेनली हम लोग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, फैशन ऑफ, हाँ वो सब बता रहे हैं, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। प्रियांशु कुमार, मैं एंगल वगैरह भी सारा बताऊंगा, ठीक है, मैं एंगल वगैरह भी आपको सारा बताऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको यूनिट सेल रिमूव करते हैं, सेल को यूज करते हैं बेसिकली टू डिफाइन द होल प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट। पूरे क्रिस्टल सिस्टम के सारे प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल which all the properties of the crystal is present। ठीक है, यही इसी को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। तो यूनिट सेल बहुत तरह के होते हैं,
यूनिट सेल आपको बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम लोग एक सिंपल यूनिट सेल को समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यूनिट सेल को हम लोग समझते हैं। तो आप एक डायग्राम बना लीजिए जो आपको यूज भी होगा। ये एक्स एक्सिस है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक आपका एक्स एक्सिस है, एक आपका वाई एक्सिस है, और एक आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक क्यूब बना होता है। ठीक है, इस तरह से आपको होता है। इसमें ये जो यूनिट सेल है उसका ये जो यूनिट सेल का जो लेंथ है इसको ए से डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है उसको बी से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है, जेड एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ए बी सी को ए बी सी को क्या कहते हैं हम लोग, ए बी सी को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस और एज ऑफ यूनिट सेल भी कहा जाता है। इस ए के सामने वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है, इस ए के सामने वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है इसको अल्फा कहते हैं, बी के सामने वाले एंगल को बीटा कहते हैं, और सी के सामने वाले एंगल को गामा कहते हैं। अल्फा बीटा गामा को क्रिस्टलोग्राफी एंगल्स कहते हैं। और मैं बता दूं, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा are collectively known as parameters। इनको कलेक्ट हर समय तो मेंबर ज्वाइन करते रहता है। are collectively known as unit cell parameters। क्या करते हैं इनको कलेक्टिवली, यूनिट सेल पैरामीटर्स करते हैं। धीरे धीरे अब इंट्रोड्यूस होने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जाएगा। चलिए नोट किया जाए, नोट करते भी चलिएगा।
कोई उल्टा सीधा नहीं है बेटा सनी कुमार। ए के सामने वाले को अल्फा कहते हैं, बी के सामने वाले को बीटा कहते हैं और सी के सामने वाले को गामा कहते हैं। अब एक्स वाई जेड एक्सिस पर घुमा कर लीजिएगा तो दूसरा आपको नजर आएगा सनी कुमार, घुमा कर लीजिएगा तो दूसरा आपको नजर आएगा। ठीक है, ओ कोई बात नहीं, और कोई दिक्कत? देखिए लैटिस पॉइंट क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है? लैटिस पॉइंट क्या होता है? पोजीशन और पॉइंट at which particles are located in the space lattice is called lattice point, is called lattice point। ये जो हरा वाला डायग्राम आप देख रहे थे फिगर नंबर 1.5, उस फिगर नंबर 1.5 में देखिए कि जितने भी गोल 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 छोटे छोटे बॉल्स की तरह बने हुए हैं, गोल 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 जो बने हुए हैं, ये वो पोजीशन है, वो पॉइंट्स है जहां पर किसी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सब को रखा जा सकता है। यही सब पॉइंट्स को, पोजीशंस को इनको क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? लैटिस पॉइंट कहते हैं। ये देखो ये सब जो पॉइंट है डॉट 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 दिख रहा है, ये सब डॉट डॉट पर ही आपको पार्टिकल्स को रखा जा सकता है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? लैटिस पॉइंट। आप लोग एक काम करिएगा, विष्णुकांत का क्वेश्चन है क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो हुआ बाबू, आप खाली पकड़ नहीं रहे हो। देखो क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर फैशन। अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर फैशन। पॉइंट्स, पार्टिकल का नहीं, पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। लेकिन लैटिस क्या होता है? सॉरी,
लैटिस पॉइंट क्या होता है? लैटिस पॉइंट होता है जहां पर किसी को रखा जाता है एक चीज को, तो अकेले एक पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स को कलेक्टिवली एक पैटर्न में अरेंज किया जाता है, तब आपको क्रिस्टल लैटिस बनता है। ये दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं? लैटिस पॉइंट अकेला एक पॉइंट है, ठीक है, और क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस है अरेंजमेंट ऑफ सच पॉइंट्स, है ना, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स। और कोई दिक्कत तो किसी को बोलते जाइएगा। थोड़ा थोड़ा सा ही से डिफरेंस होता है, समझ गए हम तो बहुत अच्छी बात है। देखिए देयर आर पहले मैं यहां आना चाहूंगा। आपके पास बुक तो होगा, आपके पास बुक तो है। बुक में पेज नंबर 8 में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.3। टेबल 1.3 यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है। ये सब कंपटीशन में कैसा आएगा? कंपटीशन में जैसे टेबल में दिया हुआ है ऐसे ही आता है। लोग सीधा देता है कि इनमें से कौन किससे बिलोंग करता है। याद है तो बना दीजिएगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, डायरेक्ट आता है। ये देखिए, बेटर आप लोग जल्द किताब का व्यवस्था कर लीजिए या एनसीईआरटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। लिखना नहीं है, ये यहाँ दिया हुआ है, हम यहीं से पढ़ेंगे। इसमें आपको एक चीज पता चलता है कि देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। पेज नंबर 8, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, नेमली क्यूबिक, पहला कॉलम देखिए, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक में जिनके पास बुक नहीं है मैं फोटो भेज देता हूं, लेकिन आप बुक की व्यवस्था कर लीजिए। एक सेकंड दीजिए, हम आपको फोटो भेज देते हैं। हाँ मिल गया। इसमें आप एक चीज देखिए कि क्रिस्टल सिस्टम साथ ही होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, हेक्सागोनल, ट्रोपोहेड्रल या ट्राइगोनल, ठीक है, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। इसके ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है उसको भी आप गौर से देखिए। उसको भी डायग्राम से देखिए, ये डायग्राम को गौर से देखते हैं। तो इस तरीके से जब देखा गया तो 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के होते हैं।
2 डायमेंशनली भी कर सकते हैं साकिब फराज, 2 डायमेंशनली भी कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, एक बार में एक चीज में पढ़ाऊंगा, सब जगह से वार करते रहोगे, अटैक कहां से मैं पढ़ाऊंगा? शांति से सीखिए, मैं एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा। कंपटीशन मैंने सिलेबस में आपका जितना चीज है बोर्ड और कंपटीशन में, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, खाली आप पढ़ते रहिए, डाउट खाली यहां सामने रखिए। तो क्रिस्टल सिस्टम किसको कहते हैं बेटा? तो क्रिस्टल सिस्टम किसको कहते हैं ये समझिए। नेचर में पाए जाने वाले आज तक नेचर में पाए जाने वाले आज तक जितने तरह के क्रिस्टल सबस्टांसेस पाए गए हैं, नेचर में आज तक जितने तरह के क्रिस्टल सिस्टम या सबस्टांसेस पाए गए हैं, उनको वेरी क्लोजली स्टडी किया गया और उसमें मौजूद पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को बढ़िया से स्टडी किया गया, तो पता चलता है कि वो सारे सबस्टांसेस इन 7 कैटेगरी में ही किसी न किसी में फॉर्म करते हैं। समझ गए? इन 7 कैटेगरी में ही किसी न किसी में फॉर्म करते हैं। कोई दिक्कत? कोई क्यूबिक सिस्टम में गिरता है, कोई टेट्रागोनल में गिरता है, कोई ऑर्थोरॉम्बिक में गिरता है ना? इस तरह से 7 सिस्टम में ही वो उनको आकर गिरना है। अगर कोई नए तरीका का पाया जाने लगेगा तो हम लोग 8th सिस्टम भी पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा 20 सालों में हुआ, 30 सालों में नहीं है, ठीक है? और इसीलिए हम लोग इन्हीं 7 को पढ़ते हैं। तो ये हुए आपके क्रिस्टल सिस्टम। लेकिन इन क्रिस्टल सिस्टम में भी कुछ वेरिएशन, माइन्यूट वेरिएशन पाए गए। जैसे आप खुद आपके पास अगर बुक है देख सकते हैं कि क्यूबिक सिस्टम के 3 वेरिएशन पाए गए, एक प्रिमिटिव, एक बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड। क्या है मैं बता रहा हूं, आप बताइएगा खाली। टेट्रागोनल के 2 वेरिएशन पाए गए, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरॉम्बिक के 4 वेरिएशंस पाए गए हैं। हेक्सागोनल के एक वेरिएशन है, केवल ओनली वेरिएशन है, देयर इज नो वेरिएशन इन फैक्ट। रोम्बोहेड्रल का एक वेरिएशन, मैंने नो वेरिएशन। मोनोक्लिनिक का केवल 2 टाइप पाया गया और ट्राइक्लिनिक का केवल 1 टाइप पाया गया। अब क्वेश्चन उठता है कि ये वेरिएशन क्या है, इनके नाम क्या है, कैसे दिखते हैं? तो कुछ ब्रीफली में आपको डायग्राम में आपको दे रहा हूं। अब आप इस वाले डायग्राम में आ जाइए। ये वाला डायग्राम है सबके पास? इस डायग्राम में आप आ जाइएगा और ये डायग्राम में भी मैं आपको भेज देता हूं, तुरंत होता है। समझना तो सब चीज है, क्योंकि ये लोग बोर्ड और कंपटीशन में कुछ नहीं रहन करता है, कुछ भी पूछा है इधर, कुछ भी जो यहाँ दिया हुआ, इसलिए हमें भी बेरहम की तरह पढ़ना है। चलिए, तो आपके पास डायग्राम भी चले गए फिर से। ठीक है, अब आप समझिए कि ये वेरिएशन क्या है, इनके नाम क्या है, मतलब क्या है। इन सबको मैं डायग्राम से आपको बताने जा रहा हूं। इसीलिए मैं कहा था, एक देख सकते हैं ना डायग्राम में कितना छोटा छोटा वेरिएशन। अगर इनको हम बोर्ड पर बनाने लग गए ना, बोर्ड पर अगर इनको बनाने लग गए तो घंटों लग जाएंगे मुझे इसी में, और तभी रियलाइजेशन वाला डायग्राम नहीं बनेगा, लगेगा कि कुत्ता और बिल्ली बन गया। चलिए, हाँ बोर्ड से अच्छा पर नहीं हो पाएगा जितना अच्छा यहाँ पर दिया हो। तो अब आइए थोड़ा इस पॉइंट को समझते हैं।
सबसे पहले एक टर्म समझिए, प्रिमिटिव क्या होता है। प्रिमिटिव नाम तो आप लिख ही लिए होंगे, मैं डिफिनीशन वगैरह सब लिखवा दूंगा, घबराइए नहीं, समझते जाइए। अब ये वाला पार्ट ऐसे ही पढ़ना है, अभी वाला पार्ट उसके आगे ऐसा नहीं है, तो इसको ऐसे ही सीखते हैं। टेबल वाला चीज है ना, और डायग्राम वाला ये थोड़ा भपटा है, लेकिन यहाँ से भी डायरेक्ट ये लोग क्वेश्चन पूछ देता है, तो छोड़ने में बनता नहीं है, पढ़ना तो पड़े। चलिए सीखते हैं कि प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। प्रिमिटिव उस यूनिट सेल को कहते हैं जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर पर मौजूद होता है, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे, और उसके अलावा यूनिट सेल में कहीं भी एटम्स मौजूद नहीं होंगे। फिर से समझिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल उसको कहते हैं जिसमें एटम्स केवल सभी कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे और उसके अलावा कहीं भी मौजूद नहीं होगा, तो इनको हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्रिमिटिव कहते हैं। जैसे उस डायग्राम में देखिए, ठीक है, यूनिट सेल ऑफ 14 टाइप्स ऑफ ब्राविया लैटिस। ब्राविया लैटिस क्या होता है ये देखिए, ब्राविया लैटिस क्या होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, सोनी का एक टीवी आता था, सोनी ब्राविया। नहीं सुने होंगे तो सुन लो, सुना नहीं है ना। सोनी ब्राविया करके एक ब्रांड था, बहुत टीवी बेचा। तो असल में ब्राविया यहीं से लिया गया था, क्रिस्टल सिस्टम से ही लिया गया था, ठीक है। और ये ब्राविया क्या होते हैं, ये देखिए ब्राविया क्या होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम्स कितने तरह के होते? 7 तरह के होते। क्रिस्टल सिस्टम कितने तरह के होते? 7 तरह के होते। लेकिन इन सातों में किसी में कोई वेरिएशन नहीं है, किसी में एक वेरिएशन है, किसी में 2 वेरिएशन है, किसी में 3 वेरिएशन है। अब इन सभी को काउंट करिए तो टोटल कितने आते हैं? तो क्यूबिक में 3 हो गए, हाँ, यूनिट में 3 हो गए, हाँ क्यूबिक में, टेट्रागोनल में 2 हो गए, 3 2 5, ऑर्थोरॉम्बिक में 4 हो गए, 5 4 9, हेक्सागोनल में 1 हो गए 6, 9 और 1 10, रोम्बोहेड्रल में 1 11, मोनोक्लिनिक में 2 13, और ट्राइक्लिनिक में 1 14 हो गए कि नहीं? तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राविया लैटिस कहते हैं। किसी को समझने में दिक्कत? अब आइए, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर्स पर मौजूद और उसके अलावा कहीं नहीं मौजूद, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब देखिए, पहला रो में भी एक प्रिमिटिव है, दूसरा है ना, और उस प्रिमिटिव के डायग्राम को देखिए, केवल 8 कॉर्नर पर एक एक एटम्स है और कहीं भी एक भी एटम नहीं, ठीक है। दूसरा रो में देखिए ऐसी तरह का प्रिमिटिव है, तीसरा रो में भी देखिए इसी तरह का एक प्रिमिटिव है, फोर्थ रो में देखिए यहाँ भी इस तरह का प्रिमिटिव है, और पेज पलट करके देखिए वहां भी प्रिमिटिव है ना। तो प्रिमिटिव मैं समझता हूं सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आ जाइए बॉडी सेंटर्ड किसको कहते? वैसे यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर्स के अलावे क्यूब के सेंटर पर भी एटम मौजूद है, एक वैसा यूनिट सेल जिसमें सभी कॉर्नर्स के अलावे उस क्यूब के सेंटर पर भी, बॉडी सेंटर पर भी एक एटम मौजूद हो, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। जैसे आप पहला रो का सेकंड डायग्राम देखिए, 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम से, 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम से, और एक एटम आपको क्यूब के सेंटर पर मौजूद है, और इस क्यूब के सेंटर पर जो मौजूद एटम है, इसको 8 एटम जो कॉर्नर पर रखे गए उनसे कनेक्ट कर दिया गया है बाय यूजिंग ब्रोकन लाइंस, है कि नहीं? देख लीजिए बढ़िया से, ब्रोकन लाइन को यूज करके कनेक्ट कर दिया गया है, किया गया है कि नहीं किया गया, है ना। तो ये है बॉडी सेंटर,
सेकेंड रो में भी आ जाइए, एक बॉडी सेंटर है। थर्ड रो में भी आ जाइए, तीसरा डायग्राम देखिए, यहाँ भी एक बॉडी सेंटर है कि नहीं। तो मैं समझता हूं बॉडी सेंटर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए फेस सेंटर्ड क्या होती है। फेस सेंटर्ड क्या होती है? तो फेस सेंटर्ड आप अगर क्या करते हो उसको, आप जो डायग्राम बुक में दिया हुआ है उसको आप अगर डायरेक्टली देंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। मैं आपको फेस सेंटर का डायग्राम बनाकर दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, ये आपको आठों कॉर्नर पर रखे गए एटम्स। ये आपको आठों कॉर्नर्स पर रखे गए एटम्स, इनको हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या हम लोग करते हैं, इसको हम लोग करते हैं प्रिमिटिव या सिंपल क्यूब। क्या करते हैं, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूब। अगर इस क्यूब के सेंटर पर भी एक एटम रख दिया जाए तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बॉडी सेंटर करते हैं। क्या करते हैं इसको बेटा हम लोग, बॉडी सेंटर करते हैं। अगर हम लोग सभी फेस के सेंटर पर भी एक एक एटम रखते हैं, ये देखिए ये एक फेस है, यहाँ एक एटम रखते हैं, ये भी एक फेस है, यहाँ भी एक एटम रख दीजिए, ये भी एक फेस है ऊपर वाला, यहाँ भी एक एटम रख दीजिए, ये भी फेस है, यहाँ भी एक सेंटर पर रख दीजिए, एक पीछे वाला फेस है, वहां भी एक एटम रख दीजिए, और एक सामने वाला फेस है, यहाँ भी एक एटम रख दीजिए। ठीक है, ये आपकी तरफ जो फेस है, मैं नाम लिख दूं, जिक्र करता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। विष्णुकांत, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, ठीक है, पहले मुझे अपना काम कंप्लीट करने दीजिए। ए बी सी डी फेस पर, फेस सेंटर पर एक एटम, ठीक है, ई सी जी एच के फेस सेंटर पर भी एक एटम, ए बी एफ ई के फेस सेंटर पर एक एटम, ई एफ जी एच के फेस सेंटर पर एक एटम रखा हुआ है, एच डी ए ई के फेस के सेंटर पर एक एटम रखा हुआ है, जी सी डी एफ के फेस पर भी एक एटम रखा हुआ है। तो a cube has 6 faces. If it has one atom at each face center, then the system formed is called face center. ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि क्यूब पर भी एटम्स आपको रहने चाहिए। हेलो, अभी क्लास ले रहे हैं सर, अभी बात नहीं बात कर पाएंगे सर। ठीक है, इस तरीके से आपको फेस सेंटर्ड होता है। ठीक है, इसी में क्वेश्चन है विष्णुकांत का, जो कॉर्नर और फेस सेंटर्ड पे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट हो, क्या बोले, फेस सेंटर्ड उसी को कहते हैं। वेरी गुड। और एक और लिखे,
एक यूनिट सेल का प्रिमिटिव में कंट्रीब्यूशन। बाबू हम पढ़ाएंगे ये सारा चीज, ठीक है? मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा बताने दो, मैं आपके पॉइंट का भी जवाब आगे दूंगा। सारा चीज सिलेबस का पार्ट है और अपने आप वो सारी चीज आते चली जाएंगी, ठीक है? इस तरीके से आपको एक चीज लगा होगा कि फेस सेंटर्ड बनता है। तो पहला रो का जो तीसरा डायग्राम उसको गौर से देखिए। पहला रो का थर्ड डायग्राम ऐसे देखिएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या बना हुआ है, कि ये आसमानी कलर सब एक ही कलर का बना दिया है कि नहीं? इसी तरह से थर्ड रो में भी एक बना हुआ है, इसी तरह से थर्ड रो में भी एक बना हुआ है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको फेस सेंटर्ड होते हैं। इसके अलावा एक इंड सेंटर्ड होता है। क्या होता है? एक आपको इंड सेंटर्ड होता है। इंड सेंटर्ड में क्या होता है आपको? तो इंड सेंटर्ड में आपको कोई एक आमने सामने वाला फेस ले लीजिए, जैसे इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए और इसको भी। इंड सेंटर्ड में क्या होता है कि आठों कॉर्नर्स पर एक एक एटम रहना चाहिए और इसके साथ साथ कोई भी एक पेयर आमने सामने वाला फेस ले लीजिए। ये भी हो सकता है, ये ऊपर नीचे वाला भी हो सकता है, या आपकी तरफ और पीछे वाला भी हो सकता है। कोई भी एक फेस का पेयर ले लीजिए और उस पर एक एक एटम फेस सेंटर्स पर आमने सामने रख दीजिए। तो ये जो बनता है इसको फेस सेंटर्ड कहते हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल में डायग्राम में आप देख सकते हैं। थर्ड रो का सेकंड डायग्राम देखिए, सेकंड डायग्राम देखिएगा। थर्ड रो का सेकंड डायग्राम देखिए, देख लिए। फोर्थ रो का डायग्राम देखिए, दूसरा वाला। इस तरह के जो बेसिक टर्म्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए टेबल, अभी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अब और आगे ये टेबल। तो टेबल में आपको पता चला कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड पॉसिबल वेरिएशंस, जिसको हम लोग ब्राविया लैटिस कहते हैं, वो मिलाकर 14 हो जाता है। अब देखिए क्यूबिक को थोड़ा डिफाइन करने के लिए जो दिया गया है, एबीसी क्या होना चाहिए? क्यूबिक कब कहा जाता है, टेट्रागोनल कब कहा जाता है, हेक्सागोनल कब कहा जाता है, इन सबको यहाँ बहुत बढ़िया से डिफाइन किया गया। इनको डिफाइन जो किया गया है ये रियल एग्जाम में एज इट इज जो यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी सी का वैल्यू क्या है, ये एज इट इज रियल एग्जाम में आ जाता है। तो जिसको याद है बना देता है, जिसको नहीं याद है छोड़ देता है। चलिए याद तो करना आपका काम। देखिए ऊपर वाला डायग्राम देखिए, टेबल के ऊपर में भी एक डायग्राम बना हुआ है, देख लीजिए आप। आवाज आ रहा है आप लोग को? वीडियो भी आपको जा रहा है?
हेलो हेलो। थोड़ा वेट करिए, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। अभी लैपटॉप वाले कैमरा से जा रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब फोटो क्लियर है आपको? ठीक है, तो हम लोग अभी कर रहे थे एनसीईआरटी में कुछ बात कि ये जो दिया गया है इसको पूरा कर लेते हैं। क्या करें, अभी इस चैप्टर का ये वाला पार्ट, टेबल वाला पार्ट ऐसा ही है, इसको किया हुआ सकता नहीं। अभी ऐसे ही आते हैं तो इनको ऐसे ही सीखना हो। इसमें आप एक चीज देखिए, ऊपर में जो डायग्राम आपको दिया गया है, ऊपर में जो आपको डायग्राम दिया गया है टेबल के ऊपर में, देखिए क्यूबिक कैसा बना हुआ है। क्यूबिक देखिए आपको कैसा बना हुआ है। ए है, बी लिखा है, ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है।
अल्फा कितना है, बीटा कितना है, गामा कितना है ना, डायग्राम में दिखाया गया है। इसी तरीके से टेट्रागोनल को देखिए दोस्त, A इज इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी, यानी सी थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है और सी थोड़ा सा लंबा है भी डायग्राम में, लेकिन अभी भी अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल्स 90 डिग्री ही है ना टेट्रागोनल डायग्राम में। इसी तरीके से तीसरे में आ जाए जो कि ऑर्थोरोम्बिक है। क्या है तीसरा आपको, ऑर्थोरोम्बिक। इस ऑर्थोरोम्बिक में आप देख सकते हैं कि A is not equal to B is not equal to C। डायग्राम को देखिए, A B के बराबर नहीं दिख रहा है, B C के बराबर नहीं दिख रहा है, तीनों डिफरेंट आपको दिख रहे हैं, है ना। A B के बराबर नहीं दिख रहा है, B C के बराबर नहीं दिख रहा है, तीनों आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन तब भी तीनों एंगल्स अल्फा बीटा गामा और 90 डिग्री। तो डायग्राम में भी ये चीज दिख रहा है आपको। फोर्थ में आ जाइए हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में देखिए, हेक्सागोनल बेस होता है, देखिए बेस देखिए हेक्सागोनल का बेस हेक्सागन और ऊपर वर्टिकल सिलेंडर की तरह उठा हुआ है ना, ऊपर वर्टिकल सिलेंडर की तरह उठा हुआ दिखा ना, तो हेक्सागन बेस है तो उसके सारे साइड्स ए और बी तो बराबर होंगे, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। एंगल भी देख लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू 120, ठीक है। इसी तरीके से रोम्बोहेड्रल में आ जाइए, रोम्बोहेड्रल डायग्राम पहले देख लीजिए, है ना, ट्रेपेजियम की तरह शुरू हुआ, रोम्बोहेड्रल डायग्राम में पहले देख लीजिए, ये ट्रेपेजियम की तरह शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ, ये ट्रेपेजियम की तरह शुरू हुआ है ना। देखिए इसमें A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तो है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी है, इज इक्वल टू गामा भी है, मतलब तीनों एंगल्स बराबर तो हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं। मोनोक्लिनिक में आ जाइए, जहां मोनोक्लिनिक डायग्राम को पहले देखिए, क्या है आपको, A is not equal to B is not equal to C, A is not equal to B is not equal to C, है ना। एंगल देखिए, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा एंड गामा बोथ आर 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट 90 डिग्री। लास्ट देखिए ट्राइक्लिन, जिसमें ना ही तीनों साइड्स बराबर है और ना ही तीनों एंगल्स बराबर है। अब इन पैटर्न्स को फॉलो करने वाले कौन कौन है, तो देखिए रेस्पेक्टिव एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। क्यूबिक में सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, कॉपर, टेट्रागोनल में व्हाइट टी, SiO2, टिटेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, और इस तरह से सेवरल एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, मैं वन बाय वन काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने क्रिस्टल सिस्टम्स का जो बेसिक डिफिनीशन वगैरह पैरामीटर्स वगैरह तो वो मैं आपको एग्जांपल से नहीं आता है अब क्वेश्चन, इसका एग्जांपल से मैंने आया हुआ क्वेश्चन नहीं देखा है। इसका कॉलम नंबर 3 जो कि A बराबर B बराबर C लिखा हुआ है, एक्सियल डिस्टेंसेस या एज लेंथ और एक्सियल एंगल, इनसे क्वेश्चन आते हुए मैंने देखा है, एग्जांपल से आते हुए इनका क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है।
तो कुछ हम लोग यहाँ पर सीख लें। अब जितना बकवास चीज इस चैप्टर का था सारा आपको पार हो गया। अब प्योर मैथमेटिकल चीज, लॉजिकल चीज, इमेजिनेटिव चीज आपको आने वाला है। ठीक है, तो यहां से हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, मैं आपको कहा था कि हम लोग डेली अब डिस्कशन लेने वाले हैं। हाँ, ये सब मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, ये टेबल वगैरह मैं नहीं लिखवाऊंगा, समझे? टेबल एंड डायग्राम ये दो चीज मैं नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन डायग्राम जो मैं बोर्ड पर बनाया था कि एज सेंटर किसको कहते हैं, सिंपल क्यूबिक किसको कहते हैं, प्रिमिटिव किसको कहते हैं, ये सारा चीज मैं आपको बोर्ड पर लिखवाता हूँ। ठीक है, आज तो हम लोग का डिस्कशन का टाइम हो गया है, कल मैं आपको लिखवा भी दूंगा ये चीज और आगे का चीज पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, आज हम लोग का डिस्कशन का टाइम आ गया। डिस्कशन भी तो हमें ही करने होंगे ना। चलिए निकाला जाए। कौन है? जुनैद, एक्टिव हो जाइए। देखो जुनैद मेरे कहने के पहले से एक्टिव, बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन डिस्कस करना है हम लोग को। सेवन से सब लोग आप लोग बहुत अच्छे हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और जो क्वेश्चन नहीं बनाते हैं वो और अच्छे हैं। चलिए 197 पूछना है किसी को? Hamid, compare acidic strength of the following compound. देखो ये है देखो बेटा, हाइड्रोजन वो कौन है जो सबसे ज्यादा एसिडिक एलिमेंट होगा? तो मैं समझता हूँ कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो रेजोनेंस यहाँ भी जाएगा और रेजोनेंस यहाँ भी जाएगा, लेकिन यह क्रॉस कंजुगेशन तो थोड़ा सा कम एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ अगर देखें तो रेजोनेंस यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, लेकिन ये sp3 होने के नाते क्रॉस कंजुगेशन यहाँ नहीं होगा, तो इससे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। और यहाँ देखा जाए तो
अगर आप इसको निकालते हैं तो यहाँ पर रेजोनेंस जाएगा, लेकिन यहाँ sp3 होने के नाते यहाँ रेजोनेंस नहीं जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? क्यू। फिर कौन होगा जहां दोनों साइड रेजोनेंस? पी। और सबसे बुरा स्थिति किसका होगा? आर का। हमीद, प्रियांशु, हमीद, प्रियांशु। 197 के बाद 197 के बाद 204 204 किसी को पूछना है? क्वेश्चन 204 में थोड़ा गलती लिखा गया, ठीक है? 204 में क्वेश्चन मेरे वाले बुक में भी थोड़ा गलत लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। Which of the following compound will not liberate CO2 on treatment with सोडियम हाइड्रोक्साइड? किसी किताब में दिया हुआ है, मेरे में भी, उसको चेंज कर दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दीजिए काट कर। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे उसको सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दीजिए। अब इसको बनाना आसान है। इसमें से कौन ऐसा है जो CO2 गैस के साथ, जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं देगा? अब बन जाएगा, इसका बी आंसर होगा। अब बन जाएगा सबको? आर्या, जुनैद, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए। 50। इसमें किसमें स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस नहीं हो? क्वेश्चन 9 सुनाइए। क्वेश्चन 9, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जुनैद, 9 का कौन सा चॉइस में आपको दिक्कत है? जुनैद, 9 के किस चॉइस में? बी में? बी। चलिए, -m एंड -r ग्रुप। increases acidity of phenol if they are present at ortho and para position। सही बात है। ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर अगर -n-r ऐसा ग्रुप लगा दीजिएगा, ठीक है, तो रेजोनेंस तो बढ़ा ही देगा। 50 which of the following compounds will not show steric inhibition resonance? 9 का ए पूछा गया। Ortho-hydroxy benzoic acid much more acidic than meta, para and benzoic acid itself। बेटा, ऑर्थो वाला तो हम लोग पढ़े हैं कि बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप आ जाए तो ऑर्थो इफेक्ट वहां काम करने लगता है, और वो अपने बाकी दोस्तों से सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ये तो मैं बता चुका हूं आपको, है ना प्रियांशु? ऑर्थो इफेक्ट। टेन का सी, बेटा 10 का सी अभी नहीं पता चलेगा। 10 का सी गलत जगह पर क्वेश्चन दे दिया है। ये SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है?
वही पढ़े हम लोग तो ज्यादा अच्छा है। 15 which of the following compounds will not show steric inhibition resonance? steric inhibition resonance होने के लिए पहले आपको ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप होना चाहिए। ए में देखिए दोनों ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पारा पर, तो इसमें स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस होगा। स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस होने के लिए हमें ऐसा कम से कम चाहिए, यहां पर कोई ग्रुप हो और यहां पर भी कोई ग्रुप होना चाहिए, समझे? जब ऐसे ग्रुप रहेंगे तब होंगे, जो कि ए में तो नहीं, बी में तो है, सी में भी है और डी में नहीं। ए और डी में काम नहीं करेगा। और क्वेश्चन एक यहां पर डाले हैं शुभम, यस शुभम, यस SIR होने के लिए थर्ड पीरियड का 3 एलिमेंट चाहिए ना चाहिए, और यहां भी चाहिए। चॉइस बी में चले जाओ शुभम। चॉइस बी में देखिए नाइट्रोजन से 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन एटम और 2 कार्बन एटम मिथाइल का लिखा, 2 नाइट्रोजन से जुड़े हुए 3 एटम हुए। सी में चले जाइए, वही केस। शुभम कुमार, शुभम सिर्फ ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप रहेगा हो जाएगा, लेकिन एक ग्रुप प्लानर होना चाहिए, एक ग्रुप प्लानर होना चाहिए sp2 एटम वाला, नहीं तो 3 एटम लीजिए कम से कम। हाइड्रोजन नहीं है, बताओ मिथाइल। 15 के बाद 15 के बाद 15 के बाद 24 और कोई पहले 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, each of the following compounds are more acidic than water? ये सही दिया हुआ है बेटा, ये हेडर में कहीं नोट कर लियो कि जितने भी अल्कोहल होते हैं all are weaker acid than water except methanol. Methanol is more acidic than water, exception है। हेडर में कहीं सब लोग नोट कर लीजिए इस चीज को, हेडर में कहीं सब लोग नोट कर लीजिए इस चीज को, ये फैक्ट है, ये गलत नहीं दिया है। अब आगे 24 का सी एंड डी। Which of the following compounds contains more acidic hydrogen than hydrogen of this one? इसमें जो हाइड्रोजन दिया हुआ है उसको फायदा कहां से मिल रहा है, पहले ये देखना होगा। हाइड्रोजन जब ये निकलेगा ये बना, ये रेजोनेंस केवल यहां जा सकता है और कहीं नहीं ये रेजोनेंस जा सकता, क्योंकि ये यहां तो कंजुगेशन में है, यहाँ sp3 होने के कारण कंजुगेशन टूट जाएगा और इसको इसके कंजुगेशन से कोई मतलब नहीं। ये यहाँ है
तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, ये नहीं है। तो केवल एक ही कंजुगेशन ए में देखिए, इस हाइड्रोजन को निकाल दीजिए। पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, मोर एक्सटेंडेड इज द कंजुगेशन, मोर इज द स्टेबलाइजेशन गेन, और वो यहाँ है। इसमें केवल यहाँ रेजोनेंस हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इससे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ए में होगा। बी में देखिए, देखो बेटा, इस हाइड्रोजन को निकाल दीजिएगा तो ये sp3 होने के कारण कहीं नहीं रेजोनेंस है, तो इससे भी ना खराब एसिड हो गया, इसलिए बी आंसर का पार्ट नहीं था। सी, यहाँ पर भी देखें, इस हाइड्रोजन को निकालिए और ये क्या है, sp3, कोई रेजोनेंस नहीं रहेगा, इससे कम एसिडिक होगा। और आप डी में आइए, ये भी बहुत अच्छा बात है, इसमें भी ज्यादा कंजुगेशन, यानी ये भी एक आंसर का पार्ट होगा। 24 का सी एंड डी, ए बी सी डी सब बता दो। 24 के बाद 34 का डी, ये केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा दिए थे हम ही, केमिकल बॉन्डिंग में ही आपको पढ़ाया था। चलिए अब आ गया तो सीख लेते हैं वो। और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, पारा नाइट्रोफेनॉल है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाला अकेला एक ही हाइड्रोजन था, और वो भी घर के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके खर्च हो गया है ना। इसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ है, तो घर के अंदर ही खर्च हो गया, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल तो सतत नहीं जुड़ पाया, इसलिए ये इजीली वेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको लेस हो जाएगा। लेकिन इसमें आइए, ये दूसरे मॉलिक्यूल से यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से आकर इसे जुड़ सकता है, और लंबा लंबा चेन बनाकर काफी एसोसिएशन वाला स्पेसीज तैयार करेगा। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसीलिए ये एसोसिएशन ज्यादा रखेगा, और इस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, और ऐसा इसी में नहीं, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो दिखता हो सभी जगह ये ट्रू। 34 के बाद 34 के बाद 34 के बाद बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन बोलिए 43,
43 उधर ही का पूछ रहे हैं ना। 43 का कौन सा प्रियांशु? प्रियांशु 43 का कौन सा? चॉइस एबीसीडी में कल, अच्छा बता रहे हैं, चलिए 43 बन गया। कोई एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई? नेक्स्ट डे आप लोग बेसिक स्ट्रेंथ करके रखिएगा, बना लीजिएगा, और नेक्स्ट डे 30 मिनट्स हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ लेंगे, ठीक है। 46 कोई बोल रहे हैं, इन which of the following molecules both phenyl rings are coplanar? मतलब दोनों फिनाइल रिंग सेम प्लेन में, ऐसा कौन? ए में हो सकता है, बी में भी हो सकता है, क्योंकि सेम प्लेन में रहने से एक रिंग का दूसरे रिंग के साथ रेजोनेंस का रिश्ता भी जुड़ा होता है। ए में भी होगा, बी में भी होगा, डी में भी होगा, लेकिन सी में नहीं होना चाहिए। सी में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले फिनाइल का दोनों फिनाइल जो मिथाइल ग्रुप है, और नीचे वाले दोनों का जो मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। इनका भंडरवाल में लड़ाई चालू हो जाती है। और जब ये लड़ाई चालू होता है तो 16 दिन का तब होता है, जब ये अभी ऐसे दिखने लग रहे हैं, इधर के दो ग्रुप और इधर ऊपर के दो ग्रुप जो ऐसे आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में भंडरवाल का लड़ाई चलते रहता है। इनका 16 तब होता है जब ऐसे हो जाता है, ऐसे परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तब इनके बीच में 16 हो जाता है। चले जाते हैं ग्रुप्स के दूर दूर चले जाने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया बेटा, है ना, सेम क्वेश्चन हो गया, कौन उसमें प्लानर नहीं है। ऑर्थो पोजीशन पर कहाँ है? सी में है और डी में है, दोनों जगह ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो आपने नाइट्रो ग्रुप का ऑर्थो पोजीशन पर दोनों साइड में ग्रुप रहने के कारण नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इधर? लेस स्टेबल, देखो इससे इसमें कंजुगेशन का है, रिंग के अंदर से कंजुगेशन पॉजिटिव चार्ज तक गया, रिंग के अंदर से कंजुगेशन पॉजिटिव चार्ज तक गया, इससे कम कंजुगेशन का है ए में बीच में कार्बन sp3 आ गया, देखिए छवि, रिंग के दोनों माने बाहर वाला ग्रुप जो रिंग से जिस कार्बन एटम से जुड़ा वो sp3 है, इसलिए रेजोनेंस आगे नहीं जाएगा, ये लेस स्टेबल होगा। बी में भी देखिए रिंग के अंदर में एक जगह दोनों डबल बॉन्ड के बीच में sp3 है, ये भी लेस स्टेबल होगा। सी में देखिए एक sp3 है, ये भी लेस स्टेबल है। मोर स्टेबल कौन होगा? केवल डी, जहां ट्रोपिलियम आए एरोमेटिक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 51,
और कोई क्वेश्चन? कल आप लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट रखिएगा, ठीक है? बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन करते हैं और जीओसी के क्विज का आप लोग तैयारी करिएगा, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू।